तो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का सेकेंड फेज, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। तो अभी इसके पहले हम लोग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का फर्स्ट फेज देखे थे। खुदीराम बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, करजन वाली कहते हैं, किसने कहते हैं, मदन लाल ढींगरा। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में क्या अंतर है? दोनों में समानता क्या है? दोनों में वायलेंस को यूज किया गया था, दोनों में हथियारों को यूज किया गया था, दोनों में हत्याएं हुई थी, दोनों का टारगेट था अंग्रेज। बट इसमें अंतर क्या है? तो फर्स्ट फेज जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ था, जिसको हम 1906 से 16 के बीच में पढ़े, उसमें किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। देखिए यहाँ क्या बना है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें एक वर्ड है रिपब्लिक। इंडिया को कैसा बनाएंगे बताइए? इंडिया को हम कैसा बनाएंगे? तो इंडिया को रिपब्लिक बनाएंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इंडिया को हम रिपब्लिक बनाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब रेवोल्यूशनरी घटनाओं के बाद इनका अब इरादा था कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे और भारत को स्वतंत्र करेंगे। मतलब रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट इस समय जो चल रहा है ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम भारत को किसी न किसी रूप में स्वतंत्र करेंगे और भारत को कैसा भारत बनाएंगे, ये इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। नहीं तो भारत को रिपब्लिक बनाएंगे, आगे देखिएगा तो लिखा रहेगा भारत को सोशलिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड फेज का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, ठीक है ना, उसमें 3-4 चीज था। कि पहला चीज सेकेंड फेज में क्या था कि पहला जो फेज था वो व्यक्तिगत बहादुरी पर था, इंडिविजुअल एफर्ट। पहला क्या था? व्यक्तिगत बहादुरी, इंडिविजुअलिज्म था वहां पर, व्यक्तिगत बहादुरी था। और जबकि इस बार क्या है? ऑर्गेनाइज है। क्या है इस बार? क्या है? ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक है ना। ये अंतर हो गया। दूसरा क्या था? उस समय कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। उस समय कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम लोग कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। तो देयर वाज नो ऑब्जेक्टिव, है ना। फर्स्ट फेज में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि घटना करने के बाद हम क्या करें। बट यहाँ सेकेंड फेज में क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडिया को क्या बनाएंगे? रिपब्लिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिपब्लिक। क्या बनाएंगे? सोशलिस्ट बनाएंगे, है ना। तो ये चीज था। पहले वाला का ब्रांचेज नहीं थी लगभग, तबला भारत सबको छोड़कर इस समय पूरे उनकी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, ठीक है ना। तवे ऑर्गेनाइज इस समय का ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, समानता क्या है? समानता है कि समानता यह है कि फर्स्ट बार जो था उसमें बंगाल विभाजन कोई बहुत बड़ी घटना के बाद हुआ था और यहाँ भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ है। पहले में बंगाल विभाजन के बाद हुआ और यहाँ क्या हुआ? असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हुआ था। ये दोनों में क्या थी? सिमिलरिटी थी कि दोनों रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े आंदोलन के फेल होने के बाद हुआ था, ठीक है। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में हम लोग अभी जस्ट देखें, इस तरह से प्रश्न आते हैं कि दोनों में सिमिलरिटी क्या थी और दोनों में डिफरेंसेस क्या था। तो अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड फेज का रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का उदय क्यों हुआ था, इसका एक बैक इतना बड़ा विस्फोटक इमरजेंस क्यों हुआ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का। तो 3-4 चीज देखिए क्या क्या हुआ था। पहला कि हमारे के यहाँ रॉलेट एक्ट आया था। कौन सा था? हमारे का रॉलेट एक्ट बहुत ही खतरनाक काम, इससे पूरे देश में गुस्सा था, जबरदस्त गुस्सा था रॉलेट एक्ट को लेकर। दूसरा हमारे यहाँ था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आया था। इसका कोई सही समाधान नहीं निकला और अंग्रेजों ने इसको बढ़ा चढ़ा के बताया कि इसकी गलती नहीं थी, जनरल आर डायर की गलती। गोली किसने चलवाया था? माइकल ओ डायर की जनरल आर डायर? जनरल आर डायर ने गोली चलवाई थी। तीसरा कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार
है ना। इसके बाद लग रहा था कि हम लोग बहुत मदद किए थे, लग रहा था कि हम लोग को कुछ मिलेगा, तो देखा गया कि 1919 का एक्ट आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जब उस एक्ट के बारे में आप पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, तो उस एक्ट में भी हम लोग पूरी तरह से क्या हुए, ठगे गए। तो यहाँ भी हम ठगे गए, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय 1917 का रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है, जिसमें शोषण के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांतिकारियों ने हथियार उठाया था और जारशाही रूस के इतने बड़े साम्राज्य को हटाकर मजदूरों और श्रमिकों और सर्वहारा वर्ग का वहां पर शासन, मजदूरों का, श्रमिकों का, है ना, इन लोगों का रशिया पर कब्जा। और रशिया की जो जारशाही थी, है ना, जार का शासन था, निरंकुश जार का शासन, उस जार के शासन का अंत हो गया और लेनिन के लीडरशिप में बोल्शेविक क्रांति की स्थापना हुई, जिसको रशियन रेवोल्यूशन हम बोलते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन क्या था? शोषित हुए लोगों का, एक्सप्लॉइटेड जो लोग थे, लेबर थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, जो जारशाही और उसी के फ्यूडल सिस्टम से लोग जो एक्सप्लॉइट होते थे, उनके खिलाफ रशियन लोगों ने लेनिन के नेतृत्व में रशिया में मार्क्स के आदर्शों को लेकर आंदोलन किया और पहली बार विश्व में मार्क्स के विचारधारा के आधार पर किसी देश में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट, एक सत्ता का निर्माण हुआ। तो पूरे विश्व को एक अल्टरनेटिव मिल गया, एक विकल्प मिल गया, है ना। कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट था, मिडिल अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट था, जो हमारी डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मध्यम वर्ग का कब्जा था, उसके एक विकल्प के रूप में, क्योंकि उस समय लोकतंत्र में श्रमिकों, मजदूरों, छोटे किसानों को जगह नहीं थी, उनको वोटिंग का राइट नहीं था। तो रशियन रेवोल्यूशन चूंकि श्रमिकों, मजदूरों, किसानों का आंदोलन था, इसलिए जो 1789 में फ्रांस की रेवोल्यूशन हुआ और 1776 में अमेरिका की जो क्रांति हुई, उसमें मध्यम वर्ग का बोलबाला था, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन में निम्न वर्ग का बोलबाला हो गया। तो वहां पर हिंसक आंदोलन हुआ और विश्व में मार्क्स ने जो मजदूरों, श्रमिकों की बात किया था, मार्क्स ने साम्राज्यवाद के खिलाफ बोला था, तो उसके सिद्धांतों की स्थापना जैसे रशिया में हो जाती है, पूरे विश्व में क्रांतिकारियों का अपने अपने देशों में शोषण के खिलाफ एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प के रूप में रशियन रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी लोगों को पसंद आ रही थी, मार्क्स के सिद्धांत पसंद आ रहे थे, क्रांति की बातें पसंद आ रही थी, त्याग और बलिदान की बातें सब पसंद आ रही थी, वायलेंस के द्वारा रिवोल्यूशन लाने की चीजों को पसंद किया जा रहा था। तो रशियन रेवोल्यूशन से जो हमारा एक पढ़ा लिखा नवयुवक वर्ग था, वो काफी प्रभावित था। जैसा कि आप भगत सिंह, लेनिन की, है ना, लेनिन की जीवनी पढ़ते हैं, भगत सिंह आपको इटली के रेवोल्यूशन की जीवनी पढ़ते हैं, मेजनी की पढ़ते हैं, तो इस तरह से उनको लग रहा था कि हमारे देश में हम आज़ाद भी कराएंगे और आज़ाद कराने के बाद जब हमारा देश सब आज़ाद हो जाएगा तो हम अपने देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म भी करेंगे। इसीलिए उन्होंने रखा इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हम अपने देश को सोशलिस्ट बनाएंगे। और बनाए दो चीज था, मतलब यहाँ पर रिवोल्यूशनरी लोगों को दो चीज, एक तो उनका ऑब्जेक्टिव था भारत बाद में कैसा बनेगा वो भी यहाँ शामिल था, और दूसरा था कि तत्काल में अंग्रेज हमें शोषित कर रहे, शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमें आंदोलन करना था। लेकिन इन सभी के खिलाफ आंदोलन तो लोग कर रहे थे, लेकिन अभी भी लोगों को विश्वास था गांधी जी का नेतृत्व। तो ये सब होते हुए भी लोग गांधी जी के लीडरशिप में अभी भी विश्वास कर रहे थे। इसलिए जब जलियांवाला बाग जैसी घटना हुई, रॉलेट एक्ट वाला, तो पूरा देश जो गुस्से में था, पूरा आग भड़क उठा था, तो चाहते तो इस आंदोलन को भड़काया जा सकता था, चाहते तो उस समय भी लोग हथियार उठा सकते थे। पंजाब पूरा एकदम ज्वालामुखी के विस्फोट पर बैठा हुआ था, पूरा देश में जलियांवाला बाग अमृतसर घटना को लेकर नाविकों में रक्त उबाल ले रहा था, भुजाएं फड़क रही थी, लग रहा था कि अभी तहलका मचा दे, लग रहा था कि बमबारी सीधे करे। इतने आंदोलनरत थे कि लोगों को रात दिन एक ही बदला था कि कैसे अंग्रेजों से बदला लिया है। हर घर से हथियार निकालने की बात चल रही थी, क्योंकि एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हमारा हो चुका है 1908 से। खुदीराम बोस बताए थे 1908 में दो हुआ था, खुदीराम बोस का हुआ है ना, किंग्सफोर्ड हत्याकांड और अलीपुर षड्यंत्र हुआ था। 19 में करजन वायली हत्याकांड
और नासिक के जिला जज जैक्सन की हत्याकांड। फिर उसके बाद 10 में हावड़ा के डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस सैमुअल आलम को बाघा जत्ती ने गोली मार दी थी। 1911 में है ना मद्रास के वंशी अय्यर ने तिरुनेलवेली के जज ओशे को गोली मार के हत्या कर दी। 12 में दिल्ली पर गवर्नर जनरल हार्डिंग पर चांदनी चौक में रास बिहारी के नौकर ने बम फेंक दिया था। तो इससे पहले ही क्रांतिकारी घटना और शहादत और बलिदान हो चुका था। अभिनव भारत के क्रांतिकारी है ना पुलिंदास पी मित्रा शहीद हो चुके थे। उसी तरह से वीर सावरकर क्रांति के रास्ते पर चल रहे थे। तमाम ऑर्गेनाइजेशन था जो क्रांति कर रहा था। लेकिन जलियांवाला बाग के बाद तो और विस्फोटक हो जाता। लेकिन गांधी जी का कद चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह और साउथ अफ्रीका में हुए आंदोलन के दौरान गांधी में लोग मसीहा महामानव और उनमें ऐसा विश्वास था जनता की गांधी है तो सब मुमकिन। इसलिए पूरी एनर्जी एक पास आके एक पॉइंट पर रुक जाती थी, वो गांधी का लीडरशिप था। इसे पूरा देश जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बावजूद गांधी की तरफ देख रहा था। पूरा देश की मुस्लिम कम्युनिटी खिलाफत आंदोलन खलीफा के साथ अंग्रेजों का गद्दारी करने के बावजूद खिलाफत आंदोलन गांधी के आंदोलन में समाहित हो चुका था। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक कब हुई थी? 23 नवंबर 1919 ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की दिल्ली में बैठक होती है, गांधी जी उसके अध्यक्ष बनते हैं। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है और रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग का मुद्दा को लेकर और खिलाफत को मुद्दा को लेकर 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने चलाया तो लोगों को लगा कि अब तो बस अंग्रेजों की ये अंतिम गलती थी जलियांवाला बाग। बंगाल विभाजन तो था लेकिन जलियांवाला बाग अंग्रेजों की अंतिम गलती थी। अब तो निर्णय कुछ हो ही जाएगा। लेकिन यह आशा तब धूमिल हो गया जब 1919 का एक्ट आया। तो लगा कि गांधी जोरदार आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से गांधी के पीछे होम रूल लीग आंदोलन के लोग शामिल थे, है ना। तिलक रेनी बेसेन का होम रूल लीग आंदोलन, नरम दल गरम दल एक हो चुका था, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हो चुका था, चंपारण का किसान आंदोलन सफल हो चुका था। तो ऐसा कोई शक नहीं था जो गांधी को विश्वास न किया जा सके कि गांधी कोई बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। इसलिए पूरे देश की एनर्जी किसमें आके समाहित हो गई? गांधी। गांधी ने नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन किया, लेकिन असहयोग आंदोलन लंबा चल चला और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी ने कई उपाय किए। लेकिन लास्ट से जाते आते यह असहयोग आंदोलन चौरी चौरा का घटना होता है। कब होता है चौरी चौरा घटना? 4 फरवरी 1922 जब ये घटना हुआ और असहयोग आंदोलन वायलेंस हो चुका था। नायकों तो लगा था कि गांधी जी हर मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, गांधी जी हर आंदोलन को सपोर्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो। तो ये वायलेंट हो चुका था। तो गांधी ने देखा कि अब अंग्रेज जो है इसका फायदा उठाएंगे और वो भी क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए, आंदोलन को कुचलने के लिए हथियारों का मुंह खोल देंगे। इसलिए और नवयुवक भी उग्र हो चुके हैं चारों तरफ के। 2 साल सहयोग आंदोलन 22 में पहुंच चुका, तो नवयुवक काफी उग्र हो चुके हैं। तो अब लग रहा था अंग्रेज और नवयुवकों के बीच में रक्तपात की भीषण लहरें उठी। इसलिए नवयुवकों को बचाने के लिए गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया? वहीं पर स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली रेजोल्यूशन के द्वारा, किस रेजोल्यूशन के द्वारा? बारदोली रेजोल्यूशन के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। क्लियर है? अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब जैसे सस्पेंड हुआ बारदोली रेजोल्यूशन प्रस्ताव के द्वारा, बस क्या था इनका एकदम लगा कि ये तो पागल हो जाएंगे हम लोग। बोला 2 साल से गलियां घूम रहे हैं, 2 साल से डंडे खा रहे हैं, 2 साल से इसी में आशा कर रहे हैं कि कुछ हमारा अपना होम रूल आंदोलन चल रहा था। तो इस समय होम रूल की डिमांड चल रही थी। तो लगा कि 1919 के एक्ट में हमें होम रूल दिया जाएगा। होम रूल मतलब हम लोग भले अंग्रेज ऊपर से रहेंगे लेकिन सारा भारत में कानून बनाने से लेकर एग्जीक्यूट करने, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का मालिक कौन हो जाएगा? भारत के लोग। हम ही कानून बनाएंगे और हम ही लागू करवाएंगे। ऊपर से केवल भारत का कॉमनवेल्थ की तरह अंग्रेज रहेंगे। लेकिन यह आंदोलन जैसे स्थगित हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में क्या लिखा?
जब देश का हौसला काफी बुलंद था तो आंदोलन को वापस लेना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। लाला लाजपत राय पसे पाप कहा कि एक जब हिमालय के किसी एक गांव ने पाप मतलब किसी एक स्थान के पाप को पूरे देश के है ना पूरे भारत को दंडित करना कहाँ तक उचित है। और एक और थे कौन, मोतीलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी के गांव ने अगर कोई अपराध किया हो तो हिमालय के गांव को सजा देना कहाँ तक उचित है। तो ये दबाव बता रहा है कि बिना आंदोलन के निर्णय से वापस ले लिया गया, कांग्रेस स्थगित हो गया, गांधी गिरफ्तार कर लिए गए, ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा चला। अब बेचारे अब उधर कांग्रेस का विभाजन भी हो चुका, स्वराज पार्टी 1923 में बन चुकी है, चेंजर्स और नो चेंजर्स में कांग्रेस विभाजित हो चुके हैं, आइडियोलॉजी डिवाइड हो गई है, आंदोलन खत्म। अब पढ़े लिखे नवयुवक जो जलियांवाला बाग से आहत थे, अब वो क्या करते, अब उनके पास क्या विकल्प। तो जैसे ये सब खत्म हुआ वैसे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बनना चालू हो। 50 रेवोल्यूशनरी आंदोलन और ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे होंगे। इसलिए इस फेज को हम लोग क्रांतिकारी आतंकवाद का सेकेंड फेज बोलते हैं, जो आपको 1922 से लेकर 1930 तक चलेगा। विपिन चंद्रा की लाइनें इतनी प्यार भरी है, यहाँ पर इतनी इमोशनल है, इतनी हार्ट टचिंग है कि पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और बेहतर उपाय आए और मॉडर्न हिस्ट्री से लगा दें। वेरी एनालिटिकल है, बड़ा एक फीलिंग के साथ है। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आप जरूर पढ़िएगा तो बहुत अच्छा फील होगा और उसके बाद प्रश्न ही गलत होना बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे। अब इस तरह से तो क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत क्यों हुई समझ गए आप लोग कि नहीं, पहले बताइए। तो पहला आंदोलन कौन सा था बताइए, पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहला कौन बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब बना 1924 1924। कैसे याद रखना है, HRA 1924 तो रिपीट किया HRA 24। इसके फाउंडर कौन थे, योगेश चटर्जी और सत्येंद्रनाथ शाह। कौन फाउंडर थे, तो हम लोग बोलते HRA यस, योगेश चटर्जी और सत्येंद्रनाथ शाह। कोड क्या होगा, HRA यस। कोड क्या हुआ, कोड HRA यस, कहाँ ये हुआ था, कानपुर, अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1900। HRA यस, HRA अक्टूबर 1900 मैटर पर लिख लिया वही तो HRA यस, अक्टूबर 1924, अक्टूबर 1924 HRA यस, ठीक है ना, अक्टूबर 1924। तो इसके कौन कौन थे, योगेश चटर्जी और सत्येंद्रनाथ सान्याल। और इनके अन्य मेंबर थे भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। तो HRA यस, कोड क्या हो गया। तो ये पहला रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। अब ये क्रांतिकारी संगठन अथवा आचार तो बनाएगा नहीं। HRA 1924 यस, कहाँ हुआ, कानपुर। कहाँ हुआ, HRA यस। अब ये बना लिए, अब इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास कोई फंड नहीं था। अब जनता को तो लूट नहीं सकते थे भारत के लोगों को, तो इन्होंने फंड जनरेट करने के लिए इन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है, कौन कौन, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, भगवती चरण बोहरा, योगेश चटर्जी, सत्येंद्रनाथ सान्याल, ठीक है, इन लोगों ने काकोरी ट्रेन को ही लूट लेते हैं। सरकारी खजाना ले जाने वाली ट्रेन थी, कौन सी ट्रेन थी, काकोरी, है ना। यह है काकोरी ट्रेन जो कि खजाना सरकार का ले जा रही है। ठीक है, और इसका इन्होंने रेकी किया और पता चला कि ये ट्रेन सरकार का खजाना लेके जा रही है, 8 डाउन ट्रेन है। तो इन्होंने रेक करके सोचा कि क्यों ना इसको, है ना, इसी ट्रेन को लूट लिया जाए। ठीक है ना, काकोरी डकैती किया जाए। तो इस डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग शामिल थे। तो HRA का गठन हुआ 1924 में। ठीक है, और इस तरह से डिसीजन लिया कि इस ट्रेन को
लूटा जाए। सहारनपुर से ट्रेन लखनऊ जा रही थी। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन के पास आती है वैसे ही सीटी मारती है, जो दिखा रहे हैं आप लोग को, उधर से हट जाते हैं। सुनना है? अब भैकम होगा। उसका वैक्यूम जब जुड़ जाता है तो फिर ट्रेन चलेगी। देखो अब ट्रेन चलेगी। जब तेज होगी तो कैसे बात करेगी, प्लेटफार्म से कैसे निकल जाएगी। ठीक है, अब ट्रेन चली गई। अब बीच में डकैती होगा। डकैती तो करवाए नहीं तो कुछ लोग आज डकैती बन के, ठीक है। तो अब तो इस तरह से आवाज ठीक था। तो है अच्छा, इसलिए तो पसंद लेने आ गया क्या? कह रहे नीचे लगा कि शंख बज रहा है, फिर दौड़ा दौड़ा आगे कि पसंद मिल रहा होगा। तो इस तरह से इन लोगों ने ट्रेन को लूटने का प्रयास किया। तो काकोरी कॉन्फ्रेंसी कब हुई, डकैती कब हुई? तो 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925। ये डेट याद रखिए, ठीक है ना? कब हुआ? 9 अगस्त 1925। किसने किया? एच.आर.ए. योगेश चटर्जी सक्रिय फाउंडर थे। एच.आर.ए. ने क्या किया? काकोरी कांड किया। अब सहारनपुर से लखनऊ रेलवे लाइन था, काकोरी स्टेशन का एक डाउन ट्रेन थी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हुए। बहुत सारे क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी तथा अशफाक उल्लाह खान। ये लोग, तो जब ये ट्रेन लूटा गया उसके बाद अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें 4 लोगों को फांसी दिया गया। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी और अशफाक उल्लाह खान को फांसी कहाँ दिया गया? फैजाबाद। कहाँ दिया गया? और राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लहड़ी को कहाँ दिया गया? गोरखपुर, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 लोगों को फांसी दिया गया। तो हम लोग इसका कोड क्या लिखते हैं? R3A। क्या लिखते हैं? है ना। इसका पूरा कोड देखिए इस तरह से। देखिए क से हो गया काकोरी, क से क्या हो गया? देख क से क्या हो गया? काकोरी। एन से हो गया 9, ए से हो गया अगस्त। काना 25। क्या हो गया कोड? का से काकोरी, का ना, का से काकोरी, न से 9, ए से अगस्त, काना 25, R3A। किसको फांसी दी गई? काना 25, R3A। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, अशफाक उल्लाह खान। तो आर क्या होगा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन H.R.A.S, काना 25, R3A। पूरा कोड क्या होगा बताओ? H.R.A.S, काना 25, R3A। काना 25, R3A। H.R.A.S, काना 25, R3A। तो इस तरह से अगर आप काकोरी कांड का कोड हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने किसने इसको लाया था? H.R.A. ने। किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। क्या किया? काकोरी कांड किया। क्या किया? क्या? क से काकोरी, क से काकोरी है ना, क से काकोरी, एन से 9, ए से अगस्त। तो क्या हो गया? काना, और क्या हो गया? काना 25, काना 25, काना बटा हो गया बटा R3A। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खान। तो आपका पूरा कोड हो गया H.R.A.S, काना 25, R3A। काना 25, H.R.A.S, काना 25, R3A। H.R.A.S, काना 25। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 आर्मी,
उसने क्या किया, काकोरी कांड कब किया, 9 अगस्त 1925, है ना। चंद्रशेखर भागने में सफल रहे, बाकी लोगों को पकड़ के गिरफ्तार किया गया और फांसी पर लटका दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, है ना, रोशन लाल, अशफाकुल्लाह खान। क्लियर है। राजगुरु गड़बड़ हो जाता है तो राजगुरु भगत सिंह के साथ गोली चलाने रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखो, तो इनके क्रांतिकारियों को जहां जहां इनका ऑर्गेनाइजेशन था, आतंक मचा दिया अंग्रेजों ने और इनको खोज खोज के ढूंढ के लाया और इनके सब के आधार पर इनको फैमिली वालों को टॉर्चर करने लगे। इसलिए क्रांतिकारी ने सोचा क्यों नहीं संस्था को बर्खास्त कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, और इन्होंने बेचारे को ऑफिशियली सस्पेंड करके दिमाग लगा के 24/4/28 4 साल बाद इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संस्था बनाने का इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सितंबर। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, तो ऐसे सारे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 10 सितंबर 1928, 10 तारीख तो नहीं पूछेगा, लेकिन सितंबर 1900, तो HRA 24 में, 24/4/28, HSRA 28 में, HSRA 28 में, 28 में कब, सोशलिस्ट सितंबर, सोशलिस्ट 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 सितंबर, सोशलिस्ट 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 सितंबर, है ना। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना कब हुआ, 10 सितंबर 1928। स्थान कहाँ था, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली, जिसका नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है ना। संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आजाद और सहयोगी भगवती चरण बोहरा और भगत सिंह। अब ये लोग भी अचार डालने के लिए तो किया नहीं है, तो इनका भी काम वही था। तो इन्होंने उस समय गरम दल के नेता कौन थे, लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। युवा सम्राट थे, हृदय सम्राट थे, युवाओं के हृदय में वास करते थे। याद रखो, इन्हीं के चलते कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। और उसके बाद 1920 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, उसके कांग्रेस के क्या थे, या अध्यक्ष भी थे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। तो इन्हें बहुत सम्मान था, पंजाब केसरी भी थे। तो लाला लाजपत राय युवाओं के सम्राट थे, युवाओं के राजकुमार थे, इनके लिए युवा पागलपन के हद तक जा सकते। तो आगे चैप्टर है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन आया था, क्यों आया था, कैसे आया था, साइमन कमीशन के चैप्टर में अगले क्लास में। तो ये अब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाहौर रेलवे स्टेशन पर, गो बैक साइमन के नारे लग रहे थे लाहौर रेलवे स्टेशन पर। साइमन चूंकि भारत में नया कानून बनाने के लिए आया था, क्यों आया था, क्या आया था, उसको हम लोग आगे के टॉपिक में, साइमन कमीशन वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो ये लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला जी। उसी समय अंग्रेजों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, है ना, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को सर पर चोट लगा और इस तरह से उनकी सर पर चोट लगने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उनकी जो मृत्यु हुई वो 17 नवंबर 1928। कब उनकी मृत्यु होती है, मैटर में सुधार लीजिएगा, 17 नवंबर 1928। इनके लाठी लगने से नवयुवक एकदम पगला गए और 17 नवंबर की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय को बोला कि इसका बदला तो हम लेंगे, इसका बदला तो हम लेंगे। और क्रांतिकारी संगठन था, तो पहला ही काम इन्होंने लाला लाजपत राय की बदला से शुरू किया। और बदला करने वाला अधिकारी कौन था, सैंडर्स। सैंडर्स ने ऑर्डर दिया था, बोला कि अब इसको भी मरना पड़ेगा। तो सैंडर्स की हत्या कब हुई है, 17 दिसंबर 1900। लाला लाजपत का मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हुई। लाहौर रेलवे स्टेशन 17 दिसंबर लाहौर रेलवे स्टेशन में लाठीचार्ज हुआ था
और लाल लाल की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर। कब हुई थी? 17 नवंबर को मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1865 में। तो इस तरह से अब सैंडर्स को मारने की योजना बनी, ठीक है ना। 17 दिसंबर को लाहौर रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन? कौन सा रेलवे स्टेशन? हाँ, लाहौर रेलवे स्टेशन पर सैंडर्स को मारने का प्रयास किया गया। और मारने में कौन कौन थे? राजगुरु थे, भगत सिंह थे, और कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। अब निर्णय हुआ कि इसको मारा जाएगा, ठीक है ना। तो फिर रेकी की गई और दिन फिक्स हुआ 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद थोड़ा दूरी पर रहे और राजगुरु भगत सिंह एक साथ। अब इन दोनों में ठान ली कि पहली गोली कौन मारेगा। भगत सिंह बोले कि पहले हम मारेंगे, राजगुरु बोले कि पहले हम मारेंगे। तो दोनों ने चिटपट किया, जिसका नाम निकल जाए। तो राजगुरु का नाम निकल गया। भगत सिंह बड़े उदास, ये पुण्य मौका हमको नहीं मिल रहा है, किस्मत मेरी हार गई, पहला गोली मारने का अवसर जिसको दे दिया। चंद्रशेखर बोले कि हम गोली नहीं मारेंगे, अगर हम गोली इसलिए नहीं मारेंगे, तुम लोग को कोई गोली मारे तो हम उसको मार देंगे। इसलिए चंद्रशेखर बोले कि तुम लोग दोनों काफी हो, हाँ अगर तुम लोग को कोई गोली मारेगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको ठोकेंगे। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर बहुत बड़े निशानेबाज थे। सैंडर्स निकलता है और साइकिल बनाने के लिए लोग रुके थे, राजगुरु निकलते हैं तुरंत। पहली गोली किसने मारा? राजगुरु। फिर भगत सिंह ने मारा और इस तरह से सैंडर्स की हत्या हो गई। कब हुई? 17। अब देखो यहाँ पर एक कोड है ना। इन लोगों को बाद में क्या चलेगा? लाहौर षड्यंत्र केस। क्या चलेगा? क्या चलेगा? लाहौर षड्यंत्र केस चलेगा और उसमें फांसी भी होगी। तो पहले देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या में शामिल कौन कौन था। बहुत अच्छा ट्रिक है। सैंडर्स की हत्या कब हुई या कौन कौन थे, कौन को किसको फांसी मिला, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, सैंडर्स की हत्या कब हुई या किसने की, इसका आंसर प्रश्न में ही छिपा हुआ। आप लिखा रहेगा सैंडर्स की हत्या, जरूरत ही नहीं कुछ करने की। स से क्या हो गया? 17। स से क्या हो गया बताइए? स से क्या हो गया? 17। और ड से क्या हो गया? ड से अब पहली गोली किसने मारी? सैंडर्स में आप लिखा हुआ है ना। पहली गोली किसने मारी? पहली गोली उस और कौन कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर। तो जैसे ही आपको मिल गया ट्रिक आर, ट्रिक क्या मिला? आर, तो इसका कोड हो गया RBC। कोड क्या हो गया? कोड क्या हो गया? कोड क्या हो गया? तो सैंडर्स 17 दिसंबर, सैंडर्स 17 दिसंबर और आर मिल गया। आर से क्या हो जाएगा? RBC। सैंडर्स 17 दिसंबर RBC। सैंडर्स 17 दिसंबर RBC। तो किसने गोली मारी? तो RBC ने गोली मारी। किसने गोली मारी? किसने गोली मारी? सैंडर्स किसने गोली मारी? राजगुरु, भगत सिंह और तो सैंडर्स। अब RBC WC में पढ़ते हैं ब्लड, तो RBC WC मरता भी है, तो RBC ने गोली मार दी। 17 सैंडर्स हत्या कब हुई? 7 से 17 10 से दिसंबर, 7 से 17 10 से दिसंबर 1928 में। कब हुई? अब RBC ने गोली मार दी। अब बताओ, सैंडर्स तो बहुत बड़ा अंग्रेज ऑफिसर था, पुलिस कुत्तों की तरह लोगों है ना। और लाहौर षड्यंत्र केस 1929 चलाया गया, जिसमें फांसी दी गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। किसको किसको फांसी दी गई? किसको किसको फांसी दी गई बताइए? किसको किसको फांसी दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और, तो भ से भगत, सु से सुखदेव और र से, तो कोड क्या हो गया? भसुरा को फांसी दी गई। RBC ने मारा और फांसी किसको दी गई? भसुरा को। भ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और र से राजगुरु। तो गोली किसने मारा? RBC ने। सैंडर्स को गोली किसने मारा? सैंडर्स को गोली किसने मारा? किसने मारा? कब मारा? 1928, जिस साल HSRA बना था 28 में ही गोली मारा, क्योंकि साइमन कमीशन 28 में ही घूम रहा था। तो सैंडर्स की हत्या कब हुई? 17 दिसंबर। कब हुई? 17 दिसंबर। कब हुई? और किसने गोली मारी? तो यहाँ से आर मिल ही जाएगा।
आर मिल गया ना, तो आर से क्या खींचा जाए, आरबीसी। अब फांसी किसको हुआ, भसुरा को। आरबीसी ने गोली मारी, फांसी हुआ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और ये क्रांतिकारी आतंकवाद का दूसरा फेज। क्लियर हुआ? अरे समझ में आया? तो वहां पर हम लोग बोले थे HRAS काना 25 R3A। पहला वाला क्या बोले थे, HRAS काना 25 R3A, काकोरी 9 अगस्त 1925। अब R3 से मतलब र से राम प्रसाद बिस्मिल, र से राजेंद्र रेड्डी, र से रोशन लाल, ठीक है ना। ए से अशफाकुल्ला खां। यहाँ वह लाहौर षड्यंत्र केस, ध्यान दो, लाहौर षड्यंत्र केस मतलब सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। किसने गोली चले, आरबीसी। सजा किसको हुआ, भसुरा को, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और देखिए, और इसको देखते। तो इस तरह से सैंडर्स काना 25 R3 और हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी 17 दिसंबर 1928, है ना। लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर ने सैंडर्स की हत्या कर दी। कहाँ हत्या किया था, लाहौर में। इसलिए जब पकड़ाए तो क्या चला, लाहौर षड्यंत्र। अब भगत सिंह का दूसरा काम देखो। तो 28 में जब सैंडर्स को मारे थे तो गिरफ्तार तो हुए नहीं थे, गिरफ्तार अभी नहीं हुए। गिरफ्तार कब होंगे वो भी देख लो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड, क्या है ये, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड। अब क्या हुआ था कि 1929 में, ठीक है, दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल पेश हो रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पार्लियामेंट में जो संसद है, जहाँ पर बम मारा गया तो वहाँ पर खुद हम जाके देखे हैं। अब पार्लियामेंट का मेरा पिक्चर देखे होंगे, पार्लियामेंट गए थे तो सेंट्रल हॉल में भी गए थे। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या है, सेंट्रल हॉल है। तो जब सेंट्रल हॉल गए तो वहाँ पर लिखा हुआ था, जहाँ पर चेयर था उसके बगल दर्शक दीर्घा था, वहीं से बम फेंके थे। तो हमको पता है कि अच्छा यही बम फेंका गया था। काश विचार भगत सिंह आज भी ताज बम फेंक देते, है ना, पाप मुक्त हो जाता भारत। क्या तो जब वहां पर बिल पेश हो रहा था और पुलिस कुत्तों की तरह भगत सिंह को खोज रही थी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सब पागल हो गई थी, क्योंकि सैंडर्स मारा गया था और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। इसमें आपको दुर्गा भाभी, जो यशपाल की पत्नी थी, कि भगवती चरण बोहरा, शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दुर्गा भाभी जो क्रांतिकारी की पत्नी थी, शायद भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी दुर्गा भाभी, देखो तो नेट पर किसकी पत्नी थी। तो यहाँ पर भगवती चरण बोहरा की पत्नी। सोचिए कितना कि दुर्गा भाभी जो इनको क्रांतिकारी एकदम माँ के समान मानते थे, और भगत सिंह को लाहौर से निकालने के लिए दुर्गा भाभी अपने बच्चे लेकर, इनकी पत्नी के वेशभूषा में भगत सिंह को लेकर निकाली थी लाहौर से। और भगत सिंह भी अपना सिख बाल कटा के, पूरा ड्रेस चेंज करके, हैट वोट लगा के, कोई नोबिलिटी की तरह, फ्यूडल की तरह वहां से निकले। इतना त्याग तपस्या था क्रांतिकारी में। तो जब दिल्ली में अब भगत सिंह बेचैन है कि इतनी बड़ी घटना के बाद जो देश से नागरिकों के बीच में आवाज उठनी चाहिए थी, वो आवाज नहीं उठ रही। तब उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है, बल्कि और त्याग तपस्या करने की जरूरत है, और बलिदान देने की जरूरत है, और शहादत और कुर्बानी देने की जरूरत है। आजादी तो कुर्बानी मांगती ही है, असफलता तो तपस्या मांगता है। सफलता का मतलब ही है कि आप अपने को एक समय निर्भर बना दीजिए। ऐसे थोड़ी सबको रिजल्ट मिल जाएगा आसानी से। जब तक शारीरिक मानसिक कष्ट को आनंद नहीं किया, कष्ट को आनंद करना है, क्योंकि आप काम अच्छा कर, कष्ट से फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है कि आप काम बुरा नहीं कर सकते। अगर अच्छे काम में अगर आप कष्ट कर रहे हैं तो आपको आनंद आएगा, लेकिन आपको बुरे काम में कष्ट हो रहा है तो वो पीड़ा देगा। आप मेहनत करें और मेहनत करने में आपको लगा कि आज आंख दर्द कर रहा है, तो लगेगा आपको, आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने कुछ किया इसलिए ऐसा, चलो 2 दिन आराम कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि और त्याग हुआ कि अब मुझे अपने ही बलिदान देना पड़े। जान देते गिरफ्तार होने के बाद सीधे सजाए मौत है। तो दिल्ली में बिल पेश हो रहा था और उन्होंने पम्पलेट छपवाया
क्रांतिकारी है ना, इनकलाब जिंदाबाद, बहरों है ना, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, लेनिन मार्च जिंदाबाद, इस तरह का पम्पलेट सुना। और दिल्ली असेंबली में ये 8 अप्रैल 1929 को बम बना के, ऐसा बम जिससे कोई मरे नहीं, केवल धुआं और आवाज। तो भगत सिंह के साथ बम फेंकने कौन गए? तो बस बम है, चिंता भगत सिंह जानते ही हो, बस से क्या हो गया, बटकेश्वर। कहीं कहीं आपको भूलने का हम जगह ही नहीं दी। अगर रिवीजन कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, बस से क्या होगा, बटकेश्वर। अब ये लोग बम फेंकने के लिए बताइए वेशभूषा बदल के घुस गए, है ना। 8 अप्रैल 1929 ये 2 बिल पेश हो रहे थे और बम फेंका गया। बम आवाज भी किया, धुआं उठा, अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरा। भगदड़ मच गया और बड़ी बहादुरी से पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करने के बाद इन पर मुकदमा दिल्ली बम कांड का नहीं चला, क्योंकि यहाँ तो बरी हो जाते, यहाँ तो कोई मरा ही नहीं, तो 10 साल का सजा होता, 5 साल का सजा होता। क्योंकि बम के बाद कोई पर्चा फेंकेगा कि भागेगा, तो लोग वहीं पर रुक के पर्चा फेंकने लगे, ठीक है ना, सबको बांटने लगे। अब पुलिस डर के मारे अंदर नहीं आ रही है 5 मिनट तक, जब बांट उठ लिए तब पुलिस आ रही है कि पता नहीं कितना बम मारे। तो उन्होंने लिखा था कि बहरों को सुनाने के धमाकों की। और इस तरह से ये दोनों गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार होने के बाद इन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी का लाहौर षड्यंत्र केस 1929 को चालू किया गया। वही लाहौर षड्यंत्र केस, एक ये घटना दिल्ली में हुई है, और लाहौर षड्यंत्र केस 17 दिसंबर 1928 को लाला लाकर, और सुनवाई उस पर हो रही है, ठीक है ना। और लाहौर षड्यंत्र केस, बम कांड तथा सैंडर्स की हत्या को लेकर लाहौर में संयुक्त रूप से क्या चला मुकदमा। जेल में जतिन दास क्रांतिकारी थे, जो खराब भोजन और व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और 64 दिन भूख हड़ताल थे, और जतिन दास की लाहौर जेल में मृत्यु। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, फैसला है भसुराम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931। इसके ठीक पहले 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो चुका है, और गांधी जी उस समझौते में भगत सिंह को बचाने में असफल रहे। गांधी इरविन समझौता में कहीं एक प्रारूप भी नहीं डाला गया था कि भगत सिंह को बचाए। इसलिए जब गांधी जी के कराची अधिवेशन हो रहा था, जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनेंगे, तो गांधी जी को काला झंडा नायकों ने दिखाया था कि आप क्यों नहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रिहाई के लिए आप इरविन समझौता में, गांधी इरविन समझौता में क्यों नहीं इस पॉइंट को रखा। लेकिन गांधी इतने मूर्ख थे कि इतने क्रांतिकारी को नहीं रखते। ये जानते थे गांधी जी कि समझौता पर तो बात ही नहीं हुई, अंग्रेज पर चुप कर देंगे। जैसे हमारे कसाब बम पकड़ाया मुंबई हमले पर, तो कोई भी समझौता ऐसा हो सकता था जो कसाब को छोड़ दे। तो सैंडर्स को गोली मारा था। सैंडर्स ब्रिटेन के लिए क्या हुआ, शहीद हुआ। ब्रिटेन के लिए तो शहीद हुआ ना। तो ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार हिल जाती अगर भगत सिंह को छोड़ देते। तो ऐसा कदम अंग्रेज कभी उठाते कि उनकी सरकार ही चल जाती। तो पहले ही बोल दिया फिर ने कि भगत सिंह सबके मुद्दे पर कोई बात नहीं, या तो बात करना तो बात करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ रहे हो ना। तो 20 दिन का तो बात है, 17 दिन का। 5 मार्च 1931 में गांधी में समझौता होता है, और 23 मार्च 1931 को फांसी देते। चंद्रशेखर आजाद बोले कि मेरे रहते हिंदुस्तान की कोई जेल नहीं है जो भगत सिंह को फांसी दे दे, मेरे रहते। और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद, इसके पहले कई बार हमला किए जेल पर। कई बार वायसराय की इरविन की गाड़ी पर बम मार दी, गाड़ी उड़ाने के लिए बच गया इरविन। कई बार जेल के दीवार को आधा बम से हमला करके तोड़ दिए। तो इतनी सुरक्षा घेरा थी कि चंद्रशेखर आजाद सफल नहीं हुआ।
कहते कि मेरे जिंदा रहते या तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं जिंदा हूं तो भगत जिंदा रहेगा, और मैं जिंदा नहीं हूं तभी भगत मर सकता है। चैलेंज दिया था अंग्रेजों को। तभी से अंग्रेज ये लगातार 23 मार्च के पहले आजाद कराना था, लेकिन 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद अपने दोस्त सुखदेव राज के साथ अल्फ्रेड पार्क में बात कर रहे थे, और खुफिया रिपोर्ट के चलते चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की फांसी के पहले ही 27 फरवरी 1931 को कौन रुखसत हो गए? चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद पहले ही शहीद हो चुके हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। भगत सिंह के पहले चंद्रशेखर, 23 मार्च 1931, ठीक है। तो 27 फरवरी को, ठीक है, दुर्गा देवी भगवती चरण बोहरा 23 दिसंबर 1929 होगा ना, 28 होगा, ये 28 होगा, 23 नहीं होगा, ठीक है, 29 से 28 होगा, ठीक है। हमको लगता है कि 29 होना चाहिए, नहीं? एक बार मिला 1929 वायसराय में गाड़ी को बम किसने फेंका था? चंद्रशेखर आता था यशपाल ने। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद किससे बात कर रहे थे? सुखदेव राज से, ठीक है ना। और आप इस तरह से देख रहे हो कि चंद्रशेखर आजाद का यही पिस्टल है, चंद्रशेखर के पिस्टल यही है, इसी पिस्टल से यही वो पवित्र हथियार है, ठीक है। इसी पुस्तक से अल्फ्रेड पार्क में थे, 27 फरवरी का वो दिन था, ठीक है। अब कुछ और क्रांतिकारी घटना देखिए, सारे क्रांतिकारी दबा दिए गए। चटगांव आर्मरी रेड, इस पर आपको अभिषेक बच्चन का और दीपिका पादुकोण का मूवी है, खेले जी जान से, है ना, बहुत अच्छी मूवी है। सूर्यसेन दास टीचर थे बंगाल में, चटगांव में, और उन्होंने एक इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया, और बंगाल में जो शस्त्रागार था, बंगाल के शस्त्रागार पर हमला करने की योजना और क्रांति करने की बात इन्होंने कहा। यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बने, क्रांतिकारी सरकार का गठन किया और खुद राष्ट्रपति बने। इनकी दो छात्रा थी, कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर। कौन थी? कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर। इन दोनों ने घास काटने वाले का भेष बनाकर चटगांव जो आर्मी कंटोनमेंट था, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, उसमें भेष बनाकर इंजीनियरिंग की छात्रा थी और घुस गई। आप पूरा उसका आर्मरी का पूरा उसका नक्शा बना के लेके आते, और इस तरह से पूरा प्लान हुआ कि इधर से घुसना, इधर से निकलना, इधर बैरक है, इधर हथियार रखा हुआ है, और फिर इस तरह से अगले दिन पहले सुबह ये घुस गई, और पूरा या शाम को पूरा मेन गेट का कुंडी और मेन में जहाँ पर बैरिकेड था वहां पर उन्होंने कुंडी लगा दी, और पूरा चटगांव आर्मरी पर हमला हुआ। इस चटगांव आर्मरी में ये शहीद हुए क्रांतिकारी, बहुत सारे हथियार लूट लिए गए, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, सीधे अंग्रेजी सरकार पे हमला था, और इस तरह से धीरे धीरे करके बाकी क्रांतिकारी मारे गए, और अंग्रेजों ने सूर्यसेन दास को लगातार उन पर खोजते रहा, और इस तरह से पकड़े गए, और 1934 में ये फांसी पर देखना बहुत अच्छा मूवी। उसके बाद कुछ और महिलाएं थी, गुस्सा से आग हो, दिसंबर 1938 को मिला बंगाल के दो स्कूली छात्रा शांति घोष और सुनीता चौधरी ने वहां के जिलाधिकारी को, वहां के डीएम को गोली मारकर हत्या कर दी। कौन कौन? शांति घोष और महिलाएं भी कम नहीं है। तो वही 1932 में बीना दास ने दीक्षांत में बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। बस सावधान रहिएगा, खाली गोली मार रही है, ठीक है। तो इस तरह से सूर्यसेन दास चटगांव आर्मरी का डेट याद रखिए, कब हुआ था? 1930, अप्रैल 1930। इस तरह से इन क्रांतिकारियों का अंत हो गया, है ना। इस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गए। अब वामपंथ कम्युनिस्टों में भी क्रांतिकारी मूवमेंट चला। वो क्रांतिकारी मूवमेंट कौन सा? 3, पेशावर, कानपुर, और ये साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर था। ये भी रेवोल्यूशनरी था, ये भी बम गोली विश्वास करते थे। तो इनका क्रोनोलॉजिकल पूछ देता है, तो इसका कोड है पे कामे। क्या है? पे से पेशावर, पे से पेशावर, का से कानपुर, और में से
1922, 24, 1929। ये वामपंथी कम्युनिस्ट मूवमेंट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 में हुई और कहाँ हुई थी? बम्बई में, सिंगारवेलू चेट्टा। इस तरह से आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का टॉपिक खत्म होता है। कितना टाइम हो गया? हाँ, बंद कर दो उसको।